गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो हमने जनन, इससे पहले जो लेसन पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था उस अध्याय में कि जब भी कोई नई संतति का, नई स्पीसीज का जब निर्माण होता है तो पुरानी जो पेरेंट्स उसके हैं उससे उसके जो करैक्टर है सेम होते हुए, समान होते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। अलैंगिक जनन के दौरान ये जो विभिन्नताओं के जो लक्षण है वो कम दिखाई देते हैं। जो लैंगिक जनन है उसके दौरान जो विभिन्नताओं के जो लक्षण है वो ज्यादा दिखाई देते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस लेसन को। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा accumulation of variation during reproduction. Accumulation of variation during reproduction. तो एक्युमुलेशन होता है इकट्ठा होना, संचित होना, संग्रहित होना। वेरिएशन होता है विभिन्नता यानी विविधता। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जनन, यानी जनन के दौरान जो गुण होते हैं वो संचेत होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। तो जैसे भी हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में कि जब भी किसी नई स्पीसीज का निर्माण होता है तो उस पुरानी पीढ़ी से जो उसके गुण हैं वो पुरानी पीढ़ी से समान होते हुए भी कुछ न कुछ उसमें विभिन्नताएं होती हैं। तो जो ये विभिन्नताओं का जो गुण है ये संचित होता है, ये स्टोर्ड होता है उसके अंदर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम एक एग्जाम्पल से अगर हम बात करें कि किस तरह से जो वेरिएशन है रिप्रोडक्शन, जनन के दौरान रिप्रोडक्शन किस तरह से संचित होती है। तो अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन के दौरान कि कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, वो 1 से 2 भागों में टूट जाता है। कि आपके पास क्या है, कोई बैक्टीरिया है, इसको हम मान लो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये आगे 2 बैक्टीरिया बनाता है। तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगी। जैसे मान लो यहां पे जो इसकी सारी लोब हम दिखाते हैं कि ब्लू कलर की है, ब्लू कलर। यहां पे हम क्या दिखाते हैं कि ये 3 तो ब्लू हैं और एक क्या होगी यहां पे रेड हो गई। यहां पे हम वेरिएशन दिखाते हैं कि ये क्या हो गई, ग्रीन हो गई। नेक्स्ट फिर से ये आगे 2 बैक्टीरिया बनाएगा, यहां से ये भी 2 बैक्टीरिया बनाएगा। तो यहां पे अब ये लोब 1 भी हो सकती है, ये लोब 2 भी हो सकती हैं। इस तरह से ग्रीन लोब 1 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है। तो यहां से हम दिखाना क्या चाह रहे हैं कि अलैंगिक जनन के दौरान ये कोई बैक्टीरिया था, ये बाइनरी फिशन से यानी डिवाइड हो गया, एक इसमें 2 भागों में टूट गया। और जैसे ये पुरानी पीढ़ी से नई संतति का जो निर्माण हुआ, नई स्पीसी का जो निर्माण हुआ, तो इसमें कुछ न कुछ वेरिएशन आ गई। यहाँ पे जो ये 4 लोब थी, चारों ब्लू कलर की थी, नीले रंग की थी, और यहाँ पे ये 3 नीले रंग की और एक क्या हो गई, लाल। तो इसमें क्या करैक्टर क्या हो गया, इसमें बदलाव में आ गया, विविधता आ गई, विभिन्नता आ गई। इसी तरह से यहाँ पे कोई दूसरा करैक्टर आ सकता है। जैसे यहाँ पे इसकी 3 लोग ब्लू हैं और एक क्या होगी, ग्रीन। और ये जो करैक्टर जा रहा है नेक्स्ट पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में, तो ये विभिन्नता स्टोर होती है कि यहाँ पे ये रेड कलर था, ये रेड कलर आ रहा है, इट इज यहाँ पे ग्रीन था, ये ग्रीन कलर आ रहा है। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि जो वेरिएशन है, जब भी जनन प्रक्रिया होती है, जनन प्रक्रिया के जो दौरान जो वेरिएशन होती है, विभिन्नता या विविधता होती है, वो क्या होती है, संचित होती है, स्टोर होती है। तो जब वो ट्रांसफर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी।
तो अभी हमने एक शब्द पढ़ा था वेरिएशन। हेरिडिटी को कहते हैं आनुवांशिकता और वेरिएशन को कहते हैं विविधता या विभिन्नता। तो दोनों में फर्क क्या है? हेरिडिटी क्या है कि जब कोई नई स्पीसीज का जब निर्माण होता है, नई संतति का जब जन्म होता है, तो उसकी जो पहली पीढ़ी है, जो उसके पेरेंट्स हैं, उससे जो करैक्टर ट्रांसफर हुए, वो करैक्टर अगर एज इट इज चले जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, आनुवांशिकता। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इसकी जो आंखें हैं बच्चे की, ये माँ पे गई हैं, या जो नाक है वो पिताजी पे गया, या किसी और हम अपने फैमिली मेंबर से जब हम रिलेशन करते हैं बच्चे का, तो हम कुछ करैक्टर्स होते हैं वो हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि वो करैक्टर्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसकी जो संतति है उसमें एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसको हम बोलते हैं आनुवांशिकता। और वेरिएशन क्या है कि वो करैक्टर या ट्रेड जब वो ट्रांसफर होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है, वो विभिन्न हो जाते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो 4 लोब हमने दिखाई थी वो ब्लू कलर की थी, और जैसे ही वो डिवीजन होती है उससे नई स्पीसीज का निर्माण होता है, उनमें से एक लोब रेड होगी, किसी की ग्रीन हो गई, तो उसमें वो बदलाव आ रहा था, वो विभिन्नता आ रही थी। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हेरिडिटी की, हेरिडिटी क्या है कि वो करैक्टर्स बैड या गुड करैक्टर्स हो सकते हैं, जब वो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, जब वो जनक से उसकी संतान में जाते हैं, संतति में जाते हैं, तो वो जो करैक्टर है वो एज इट इज चले जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी या आनुवांशिकता। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि ये तो आनुवांशिक गुण है या आनुवांशिक दोष है, कोई बीमारी होती है वो पेरेंटल जेनेटिकल चली जाती है, वो भी हम आनुवांशिक ही कहते हैं कि ये बीमारी उसके मदर या फादर में थी, वो ट्रांसफर हो गई उस बच्चे में। तो यानी वो गुड और बैड करैक्टर जो वो ट्रांसफर हो जाते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जनक से उसकी संतति, उसकी संतान में, उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स में अगर हम एग्जांपल लें कि आप अपनी क्लास, जो कक्षा के जो बच्चे हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम ये हमारा जो कान है इसको बोलते हैं पिन्ना अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं कर्णपाली। तो ये कर्णपाली को जब आप देखोगे, हर एक बच्चे की कर्णपाली को नोट करो, आपको 2 तरह की कर्णपाली वहां पे दिखाई देंगे। पहला वो जो नीचे से, जो नीचे लोअर पोर्शन है इसका, वो स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, वो पहला टाइप होगा। और दूसरा टाइप आप देखोगे कि वो बच्चे जिनका जो ये कर्णपाली है वो स्किन से जुड़ा हुआ होगा। तो अब ये तो हमने एक करैक्टर नोट किया कर्णपाली का कि जिसमें 2 तरह की करैक्टर आ गए, एक जिसमें फ्री था नीचे से जो आपका पिन्ना है, और दूसरा क्या था, वो जुड़ा हुआ था, अटैच था। तो अब अगर आप देखें कि उसी करैक्टर को आप अपने पेरेंट्स से कंपेयर करें, तो अगर आपके पेरेंट्स की जो कर्णपाली है वो फ्री है और आपका भी जो कर्णपाली है फ्री है, इट मीन्स ये तो हेरिडिटरी हुआ, करैक्टर है जो आपके वो ट्रांसफर हुए एज इट इज। अगर आपके पेरेंट्स का फ्री था जो कर्णपाली थी और आपका क्या अटैच है, इट मीन्स वहां पे क्या आ गई, आपकी वेरिएशन आ गई। तो यहां पे जब आप देखोगे कि जो करैक्टर हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, अगर वो करैक्टर एज इट इज चले जाते हैं तो हेरिडिटरी करैक्टर है वो, अगर उनमें वेरिएशन आ जाती है, उनमें बदलाव आ जाता है। तो अब कुछ रूल्स हैं कि रूल्स क्या है फॉर इनहेरिटेड ट्रेट्स। मेंडल्स रूल की बात करते हैं हम, रूल्स फॉर इनहेरिटेड ट्रेट्स। मेंडल्स लॉ। तो यहां पे वर्ड आया मेंडल्स, पूरा नाम है इनका ग्रिगोर जोहानन
मेंडल, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ये, और 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1884 में इनकी मृत्यु हुई। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। आनुवांशिकता का पितामह, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकता हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स होती है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पितामह किसको बोला जाता है? ग्रिगोर जोहानन मेंडल। 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1884 में इनकी मृत्यु हुई। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पढ़ने के लिए गए थे और वहां पे जो इनका जो, अगर आप कहें टीचर की जो डिग्री है, जो टीचर का जो सर्टिफिकेट है, उसमें फेल हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अपने जो घर में बागवानी है वहां पे इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर, तो कई बार तो यही क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि किस पौधे के ऊपर जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए, तो मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए। साइंटिफिक नेम क्या है मटर के पौधे का? पी प्लांट का, पीस प्लांट। साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ये साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है मटर के पौधे का। तो मटर के पौधे के ऊपर जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए, और उन्होंने अपने जो बायोलॉजिकल और मैथ टीचर थे, ये दोनों चीजों को मिला के इन्होंने अपने प्रयोग किए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले पौधा उगाया इन्होंने मटर का। इन्होंने 2 करैक्टर लिए सबसे पहले। पहला करैक्टर क्या लिया इन्होंने? कैपिटल टी, दोनों कैप्स में लिखे, और यहां से क्या लिया? स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्टैंड फॉर टाल प्लांट्स, कि जो मटर के पौधे हैं टाल पौधे इन्होंने लिए, और डबल टी यहां पे जो पौधा इन्होंने लिया वो क्या है? ड्वार्फ प्लांट्स। तो सबसे पहले इनका इन्होंने क्या कराया? क्रॉस कराया, आपस में क्रॉस कराया। तो जब F1 जनरेशन हुई, प्रथम पीढ़ी के जो, तो यहां से क्या आया? इनके पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों में से एक एक करैक्टर यहां पे ट्रांसफर हो गया। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों क्या बन गए? दोनों बन गए आपके पास एक हाइब्रिड बन गया। और इसमें यहां पे जो हम देखें 2-2 लेटर, ये 2 सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को क्यों करते हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि यहां पे ड्यूअल करैक्टर को रिप्रेजेंट करे। डबल टी 2 बार हमने लिखा, करैक्टर यहां पे अभी 1 है, यानी एक करैक्टर के लिए हम 2 लेटर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे करैक्टर हमने क्या लिया? प्लांट्स किस तरह का है? टाल प्लांट है, तो हमने इसलिए क्या लिखा? टी को 2 बार लिखा। और ड्वार्फ प्लांट था बोना पौधा, ये लंबा पौधा था, ये बोना पौधा, स्मॉल टी लिया। अब इनका क्या कराया? यहाँ पे क्रॉस कराया। तो प्रथम पीढ़ी के जो F1 जनरेशन जो यहाँ पे आई, प्रथम पीढ़ी में क्या आया? इनके पास कैपिटल टी यहां से और स्मॉल टी यहां से। तो यहाँ पे जो पौधे हुए वो सारे क्या थे? लंबे पौधे हुए। अब इन्होंने क्या किया? F2 पीढ़ी, दूसरी जनरेशन के लिए, तो इन्होंने जो प्रथम पीढ़ी से आया था उसको आपस में क्रॉस कराया, प्रथम पीढ़ी के जो। तो यहां से क्या हुआ? F2 जनरेशन में तो ये टी, ये गुणा हो गया आपका किसके साथ? पहले इसके साथ, कैपिटल टी। दूसरा क्या आ गया आपके पास? पहला केस आया। दूसरे केस में क्या आया? ये सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा केस क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। और चौथा केस क्या है आपके पास? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये भी प्लांट किस तरह का था? टाल प्लांट्स। ये भी टाल प्लांट्स, ये भी आपके पास टाल प्लांट्स, और ये आपके पास ड्वार्फ प्लांट्स। तो यहां पे अगर आप देखें, प्रथम जनरेशन थी, जो प्रथम पीढ़ी थी, उसमें सारे के सारे पौधे क्या थे? लंबे थे। और जब F1 जनरेशन को, प्रथम पीढ़ी के जो पौधे थे उनको जब आपस में क्रॉस करवाया गया, तो वहां से जो
सेकंड जनरेशन जो बनी, द्वितीय जो आपकी पीढ़ी बनी, उसमें जो पौधे बने उनमें से अगर आप देखें तो यहां इनकी अगर आप रेशो लें, ये भी टाल है, ये तीनों टाल हैं और ये ड्वार्फ है, तो इनकी रेशो क्या आई 3:1। और बाद में अगर इसी रेशो को देखें हम, ये रेशो किस हिसाब से है 1:2:1। ये 3 है, इसमें दो तरह के करैक्टर। यहां पे अगर आप देखें कि ये टाल प्लांट्स किस वजह से है, जिसमें दोनों जो करैक्टर, जो दोनों लेटर हमने जो लिए, ट्रेट जो हमने लिए, वो क्या है कैप्स में है। और ये इनमें क्या है, देखो एक लेटर है जो आपका वो कैप्स में है और एक स्मॉल में, और यहां पे दोनों स्मॉल में है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहां से कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी जो न्यू स्पीसीज जनरेट होती है उसमें जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर ट्रांसफर होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं और वो डिपेंड करते हैं। यहां पे अब दो चीजें यहां पे आती हैं, एक आता है आपके पास डोमिनेंट और दूसरा आता है आपके पास रिसेसिव, जिसको डोमिनेंट को कहते हैं प्रभावी लक्षण और इसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो यहां से अगर आप देखें कि ये 3:1, 3 पौधे तो यहां पे लंबे हैं और एक पौधा क्या है बोना है। और लंबे होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों ट्रेड्स या तो कैप्स में हो या दोनों में से एक क्या हो कैप्स में। तो यहां पे अगर आप देखें, एक इसमें दोनों लेटर आए हुए हैं, दोनों ट्रेड्स आए हुए हैं, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है कैप्स टी। ये प्लांट्स कैप्स टी रिप्रेजेंट करता है टॉल को, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ को। तो ये पौधा किस तरह का टॉल, यानी इसमें जो करैक्टर है वो डोमिनेट कौन कर रहा है कैपिटल टी। तो ये इस तरह के जो करैक्टर होते हैं उनको बोला जाता है डोमिनेंट, इनको बोला जाता है डोमिनेंट प्रभावी लक्षण। और यहां पे जो टी है वो क्या है रिसेसिव है, ये अप्रभावी लक्षण, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है इसको, डोमिनेट टी कर रहा है। यहां पे अगर आप देखें ड्वार्फ प्लांट होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों आपके पास क्या होने चाहिए स्मॉल टी। तो जब हमने मेंडल का जो क्रॉस था इनहेरिटेड ट्रेट्स के लिए, उस क्रॉस को जब हम पढ़ रहे हैं हमने देखा कि मेंडल ने क्या लिया, एक सिंगल करैक्टर क्या लिया कि टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट उनको आपस में क्रॉस कराया। टॉल्स के करैक्टर के लिए कैपिटल टी स्टैंड करता है, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, और हर एक ट्रेट्स को हम सेट में लिखेंगे, 2 के सेट में, इसलिए यहाँ पे 2 बार इसको लिखा 2 बार इसको। तो पहली पीढ़ी के जो पौधे बने आपके पास वो सारे लंबे पौधे बने। जब उन लंबे पौधों को आपस में क्रॉस करवाया गया तो सेकंड जनरेशन जो हमारे पास बने वो किस रेशो में आई, वो आई हमारे पास 3:1 रेशो में, जो एक्चुअल में क्या है 1:2:1 रेशो में है। यहाँ पे ये प्लांट्स प्योरली टॉल्स प्लांट है, दोनों इसमें जो ट्रेट्स हैं वो कैपिटल टी हैं। यहाँ पे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, तो कैपिटल टी की वजह से ये जो प्लांट है वो टॉल प्लांट है। ये जो करैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। इस तरह के जो करैक्टर या ट्रेट्स हमको बोला जाता है प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी यहाँ पे क्या रिसेसिव ट्रेट्स का काम कर रहा है। और स्मॉल ड्वार्फ प्लांट होने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपके पास दोनों जो ट्रेट्स हैं वो क्या होनी चाहिए स्मॉल टी होनी चाहिए। अब है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 करैक्टर का। अभी हमने सिंगल ही करैक्टर का एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने एक ट्रेट ली थी, अब हम करैक्टर लेते हैं 2 का। तो हमारे पास जैसे सबसे पहले कि प्लांट है जिसके राउंड सीड है और कलर किस तरह का है सीड का ग्रीन, और यहां पे हम लेते हैं रिंकल्ड सीड और कलर किस तरह का है येलो। तो राउंड सीड के लिए हमने जो लेटर लिया वो लिया कैपिटल आर, तो रिंकल सीड के लिए हम स्मॉल में लेंगे स्मॉल आर। ग्रीन के लिए हम क्या लेते हैं स्मॉल वाई ले लेते हैं, और येलो के लिए हम क्या ले लेते हैं कैप्स वाई। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें ये आर क्या स्टैंड करता है, ये आर बताता है आपके पास राउंड सीड की जो मटर के बीज हैं वो किस तरह के हैं गोलाकार हैं। और मैंने बताया था हर एक ट्रेड्स को आप 2 बार लिखोगे, 2 के सेट में लिखोगे, तो कैपिटल आर 2 बार लिखा। ये रिंकल्ड सीड है, तो आप इसको अगर बनाना चाहो तो गोल को इस तरह बनाओगे और रिंकल्ड को आप थोड़ा सा इस तरह भी बना सकते हो। ये रिंकल्ड सीड है, स्मॉल आर लेंगे फिर से 2 के सेट में, और येलो। तो अगर अब हम इनको देखें तो सबसे पहले फर्स्ट वन F1 जनरेशन की बात हम करें, इनका क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में क्या बना आपके पास, यहां से दोनों में से एक लेंगे हम कैपिटल आर स्मॉल आर,
फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो आपके पास क्या आ गया, प्रथम पीढ़ी में जो आपके पास जो प्लांट्स आया उसके किस तरह के सीड हैं, तो इन दोनों में आर डोमिनेट करेगा, तो उसके सीड्स क्या है, राउंड सीड हैं। और इन दोनों में कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो। यानी आपके पास जो प्लांट आया उसके राउंड सीड थे और येलो इन कलर, सीड्स का जो कलर था वो क्या था, येलो कलर था। अब हम F1 जनरेशन को हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। सेम ये एज इट इज यहां पे लिखेंगे हम। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम यहां पे क्या करेंगे, 16 बॉक्स बना लेते हैं। सिक्सटीन बॉक्स क्यों बनाते हैं, अगर आप थोड़ा बैक जाएं, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले एक कैरेक्टर का क्रॉस लिया था वो इनके बीच में था, F1 के बीच में। तो यहाँ पे क्या था, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 लेटर हैं और यहाँ पे क्या है, 2 गुणा 2 क्या आ गया, 4। तो आपका आंसर जो आया था वो 4 आया था। अब यहाँ पे क्या है, टोटल ये 4 हैं और ये 4 है यहाँ पे भी। तो टोटल आपका 4 गुणा 4 आंसर क्या आएगा, 16 में। F1 जनरेशन आई हमारे पास, तो F2 जनरेशन में क्या होगा, तो इसके सेट बनाएंगे हम, राउंड कैपिटल आर और कैपिटल वाई। सेम अब स्मॉल आर, या आप कैपिटल आर स्मॉल वाई ले सकते हैं। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, और आपके पास आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर आप देखें, हम बनाए ये, इसको 16 बनेंगे आपके पास। तो ये 4 सेट आपके बनते हैं, जो कैसे, मैंने यहां से कैपिटल आर लिया, राउंड सीड लिए येलो, उसके बाद आपके पास राउंड सीड और ग्रीन, उसके बाद स्मॉल आर रिंकल सीड येलो, और फिर से स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सेम इसको हम इस साइड लिखेंगे, कैप्स, इसको आर वाई, इसको आर वाई, इसको आर वाई। अब इनकी क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। यहां से क्या आ गया आपके पास, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। उसके बाद यहां पे क्या आ गया, कैपिटल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई। ये आ गया आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैप्स वाई। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर कैप्स, उसके बाद आर स्मॉल वाई। यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैप्स वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां से हमने क्या किया, जब फर्स्ट जनरेशन के पास हमारे पास ये हम पढ़ रहे हैं, जब हम क्रॉस करवाते हैं, जब किसी प्लांट्स के 2 करैक्टर हों, वो 2 करैक्टर क्या हो सकते हैं, राउंड सीड है आपके पास, वो येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के। राउंड सीड और रिंकल्ड सीड एक करैक्टर लिया, और ग्रीन इन कलर और येलो इन कलर दूसरा। तो 2 करैक्टर के साथ जब हम क्रॉस करवाते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास बना था, यहां दोनों कैप्स में से एक आ गया, दोनों स्मॉल में से एक आ गया, फिर दोनों स्मॉल में से एक आएगा, दोनों कैप्स में से। तो ये हमारे पास प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में बना। इसको जब हम क्रॉस करवाते हैं सेम को, तो यहां से क्या लिया हम, पहले ये दोनों को लिया हमने, ये आ गया, फिर इन दोनों को लिया, ये आ गया, फिर इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को।
और यही चीज सेम यहाँ पे इस साइड आ गई और इन दोनों क्या करवा दी, क्रॉस करवा दी। क्रॉस मीन गुणा, इनकी गुणा करके हमने एक कैरेक्टर यहाँ पे लिखे। तो अगर आप यहां से देखोगे इनकी जो रेशो आएगी वो रेशो आएगी 9:3:1 कि 9 कैरेक्टर तो एक तरह के होंगे। वो एक तरह कैरेक्टर 9 कौन कौन से, अगर आप देखें जैसे सबसे पहले, अब अगर आप देखें कैपिटल आर स्टैंड फॉर राउंड सीड, कि कैपिटल आर का मतलब क्या है, राउंड सीड होंगे जिनके, और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, जो येलो कलर के होंगे। तो राउंड सीड और येलो कलर ये बनने के लिए कंडीशन क्या है कि एक बड़ा आर हो आपके पास कैप्स आर और एक बड़ी वाई हो, वो सारे क्या होंगे, राउंड सीड होंगे। तो अगर आप देखें ये आपके पास पहला केस हमने लिया, जो जिसमें केस में क्या लिया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक हो गया आपके पास, ये आपका 2 हो गया, उसके बाद आपके पास 3 हो गए, उसके बाद 4 हो गए, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आपके पास आ गए 9। 9 क्या है, जो जिसमें करैक्टर डोमिनेट कर रहा है आर और वाई, और आर और वाई का मतलब क्या है, जिसके सीड क्या है, राउंड सीड है, और कलर क्या है सीड का, येलो इन कलर। वो किस रेशो में है, वो 9 की रेशो में। उसके बाद 3 की रेशो में क्या है, अब अगर हम देखें 3 की रेशो में 2 तरह के करैक्टर आपके आते हैं। जैसे पहला करैक्टर अगर हम ले, ये क्या है, जिनके सिर्फ राउंड सीड होंगे और कलर क्या होगा, ग्रीन इन कलर। तो यानी अगर हम यहां पे लिखें राउंड सीड और कलर किस तरह का, ग्रीन कलर, राउंड सीड और कलर किस तरह का, ग्रीन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास, कैपिटल आर आएगा और दूसरी साइड क्या आएंगे, स्मॉल वाई। अब देखो इसका केस अगर हम काउंट करते हैं, ये आपका है पहला, उसके बाद ये आपका है दूसरा, उसके बाद ये आपका है तीसरा। तो ये है राउंड सीड और ग्रीन कलर, जिसके लिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा। अब तीसरा केस हमारे पास क्या है, इसके उल्टा, जिसके रिंकल्ड सीड होंगे और कलर कैसा होगा, येलो। रिंकल्ड सीड यानी स्मॉल आर और कलर क्या होगा, येलो। रिंकल्ड सीड, कलर क्या होगा, येलो। और ये सेम अगर आप देखें जो हमने ऊपर लिया था वहीं से आ रहा है, आर वाई देखो राउंड सीड येलो, ये 9 रेशो में, आर और वाई राउंड सीड ग्रीन, ये किस में है, 3 रेशो में है, और ये आर और वाई ये किस रेशो में है, 3, यानी ये 9, ये 3, ये 3 और ये 1, इस रेशो में आप क्या है। तो रिंकल सीड और येलो की कंडीशन क्या है, स्मॉल आर और कैप्स वाई। अब देखो आपके पास जो रह गया, ये स्मॉल आर और कैप्स वाई, ये पहला केस, स्मॉल आर कैप्स वाई ये दूसरा केस, और स्मॉल आर और कैप्स वाई ये तीसरा केस। तो ये आपके पास आ गया रिंकल्ड सीड और येलो इन कलर। अब सिर्फ लास्ट रह गया आपके पास, जिसमें चारों क्या है, रिसेसिव ट्रेट में है, और वो क्या होगा, प्लांट आपका सिंगल होगा। और वो प्लांट क्या है, जिसमें स्मॉल आर मीन आपका रिंकल्ड है, सीड किस तरह के हैं, रिंकल्ड, और कलर किस तरह का है, ग्रीन। तो अगर आप देखें जब 2 कैरेक्टर लेके आप क्रॉस करवाते हो, आपके पास जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन आएगी, वहां पे किस रेशो में आएंगे, वो 9:3:3:1। तो हमने 2 कैरेक्टर लिए थे। 2 कैरेक्टर क्या थे, राउंड सीड या रिंकल्ड सीड एक कैरेक्टर, और दूसरा ग्रीन इन कलर और येलो इन कलर। तो जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 9:3:3:1। तो पहला केस जो आपका कि राउंड इन सीड राउंड है और येलो कलर के हैं, दूसरा कैपिटल आर का मतलब राउंड सीड है और ग्रीन कलर के हैं, स्मॉल वाई मीन ग्रीन कलर। उसके बाद स्मॉल आर मीन रिंकल्ड है सीड और कलर क्या, येलो इन कलर है, और स्मॉल आर क्या, दोनों स्मॉल है, इसका मतलब ये रिंकल्ड सीड है और ग्रीन इन कलर। तो यहां से समझने की अगर आप बात देखें, ये जो लेटर है, ये अकेला लेटर क्या बताता है, कैपिटल आर बताता है आपका राउंड सीड के बारे में, और स्मॉल आर क्या बताएगा, रिंकल्ड सीड। कैप्स वाई बताएगा कि कलर किस तरह का है सीड का, येलो इन कलर, और स्मॉल वाई क्या बताएगा, ग्रीन इन कलर।
तो अब ये जो लेटर है वहां से आपका रिजल्ट आ जाता है। दोनों बड़े हैं आर और वाई, देखो ये आर और वाई, तो राउंड सीड है येलो इन कलर, आर बड़ा है वाई छोटा, तो यहाँ पे राउंड सीड है और ग्रीन, आर स्मॉल है और वाई आपका बड़ा है, रिंकल्ड सीड है येलो इन कलर, और स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों स्मॉल है, रिंकल्ड और ग्रीन। तो जब भी आप दो करैक्टर लेके क्रॉस कराओगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 9:3:3:1 रेशो में आपका आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेट यहां पे बनी ये किस तरह से एक्सप्रेस होती है इसके बारे में। तो अगर हम देखें कि जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सेल की वो डीएनए में होती है, और डीएनए स्टोर कहां करता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, की प्रोटीन का जो निर्माण होता है वहां पे डीएनए की जो कॉपी है या डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वहां पे स्टोर होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, निर्माण के लिए। तो यहां पे हम देखते हैं जो सूचनाएं हैं वो संग्रहित होती है डीएनए में और प्रोटीन संश्लेषण में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे कि ये जो ट्रेट्स आपके आए, जो प्रभावी लक्षण आए या अप्रभावी लक्षण आए, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके जीन्स। तो जीन्स होता है, जीन्स कब होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी आपका, जैसे टॉल्स प्लांट की बात की हमने, ड्वार्फ प्लांट की बात की कि कोई पौधा लंबा है या बोना है, तो लंबा होने के लिए हार्मोन की सेक्रेशन होगी, और वो हार्मोन की सेक्रेशन कब होगी, जब एंजाइम अच्छे से काम करेगा। तो अगर एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है, हार्मोन की सेक्रेशन हो रही है, तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा। अगर एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर रहा, हार्मोन की सेक्रेशन कम हुई, तो पौधा बोना होगा। तो ये जो पौधा लंबा हुआ या बोना हुआ, ये जो ट्रेट को जो कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उसको हम बोलते हैं जीन, उसको हम बोलते हैं जीन। मेंडल ने इसका नाम दिया था फैक्टर, मेंडल ने इसको कहा था फैक्टर। मेंडल ने जब ये थ्योरी दी थी, अपने जो लॉज दिए थे, मेंडल ने इसको नाम दिया था फैक्टर। जीन तो जोहानसन ने दिया था इसको नाम। तो जीन क्या है कि जो भी ट्रेट, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो रही है डीएनए में, तो जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब जीन के बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, गुणसूत्र कहते हैं। मैंने पहले भी जो 8th लेसन था उसमें आपको बताया था कि डीएनए की कॉपी, जब हम बात करते हैं अलैंगिक जन्म की, तो हम कहते हैं कि डीएनए की कॉपी हो जाती है, कि वो 2 एज इट इज चली जाती है। तो जब हम लैंगिक जन्म की बात करते हैं कि आपके पास 2 गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल, पैटर्नल और मैटरनल, तो पेरेंट्स 2 हैं आपके, माता और पिता, तो दोनों से जब डीएनए की आपकी कॉपी आएगी, तो वहां पे जो क्रोमोसोम आपके लगे होंगे, गुणसूत्र जो लगे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, अनकोइल हो जाएगी डीएनए आपकी, वो आधे रह जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में, क्रोमोसोम आपके होते हैं 46, जिसको हम 23 पेयर भी कहते हैं। तो ये जो 23 जोड़े आपके क्रोमोसोम के हैं, जिनमें से 22 जोड़े जो आपके हैं वो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो डिफरेंट होता है आपका, जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो आपके 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है, जो डीएनए है वो अनकोइल हो जाती है। तो एक आपकी प्रतिलिपि, एक कॉपी तो आपकी पेरेंट से आती है, और एक कॉपी आपकी माता से आती है। तो माता और पिता से आधी आधी कॉपी आती है, और वो मिलके क्या करते हैं, एक पूरी कॉपी बनाते हैं। तो इसी वजह से जो आपके जो क्रोमोसोम है वो डबल नहीं होते, कि 46 क्रोमोसोम आपके फादर से आए, 46 ही आपके मदर से आए, कि आपके डबल हो गए, कितने हो गए, 92 हो गए, ऐसा नहीं होता। हाफ जो कॉपी आपकी डीएनए की वो पेरेंट से, फादर से आती है, और हाफ आपकी मदर से आती है, और वो बैलेंस बना रहता है। जो आपके जो टोटल 46 क्रोमोसोम है वो एज इट इज बने रहते हैं, कि दोनों की हाफ हाफ कॉपी। जो डीएनए जब आप पढ़ोगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है 5-3 डायरेक्शन में, वहां पे एजीसीटी आपस में बॉन्ड बने होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन के। तो वहां से आधी कॉपी आपकी फादर से, आधी मदर से आके, एक पूरी कॉपी आपकी जो नई संतति होती है उसमें जनक से आके वो उसका निर्माण करती है। जो क्रोमोसोम की संख्या है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, लिंग का जो निर्धारण है वो किस तरह से होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं हिंदी में
लिंग निर्धारण। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, और जिनमें से हमने पढ़ा कि पेरेंट्स से आके टोटल 46 तक हो रहे हैं, और दोनों में हमने पढ़ा कि 22 पेयर हैं जो आपके वो क्या है, कॉमन है। तो फर्क क्या है, सिर्फ एक क्रोमोसोम पेयर का फर्क है जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल पेयर क्रोमोसोम के आपके पास कितने हैं, 23 पेयर्स, जिसमें से 22 जो पेयर्स हैं आपके वो क्या है, सेम है, किसमें, मेल और फीमेल में। जो एक पेयर है आपका वो क्या है आपका, वो डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और वो आपका रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं एक्स और वाई या एक्स एक्स, जो लड़के होते हैं उनमें होता है एक्स वाई, और जो लड़की होते हैं उनमें होता है आपका डबल एक्स। तो ये दोनों का जो आकार होता है वो समान आकार होता है, इस वजह से इनको एक ही तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेल होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम का आकार होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, वो छोटे को स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट करने की बजाय हम उसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने पढ़ा था कि जब भी जनन होता है तो आपके पास स्पर्म और इधर से क्या होगा, एग, और वो मिलके क्या बनाएंगे आपके, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपका, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जो जाइगोट बना, ये लड़का होगा या लड़की होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्रोमोसोम, अब अगर हम रिप्रेजेंट यहां पे करें तो हमने पढ़ा कि स्पर्म कहां से आते हैं, मेल से आते हैं, और मेल में क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स और वाई, और फीमेल से एग आना है, वहां से क्या होंगे, एक्स एक्स। तो अगर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाए तो ये आपके पास एक्स वाई है जो कहां से आना है, मेल से, और ये एक्स एक्स है जो कहां से आना है, फीमेल से। अब इनके बीच में क्रॉस करते हैं तो यहां से क्या आ गया आपके पास, F1 जनरेशन में एक्स, और यहां से एक्स। दूसरा, ये पहला केस, दूसरे केस में यहां से वाई, ये हमने एक एक्स लिया, इसका एक एक्स, फिर इसका एक्स और इसका एक्स, और फिर इसका वाई और एक्स वाई, और फिर से इसका वाई और एक्स वाई। तो हमारे पास टोटल क्या है, 4 केस आए, और जिसमें डबल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, और एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल को। तो ये क्या आ गया, 2:2, और 2:2 मीन 1:1, और 1:1 मीन 50%। कि 50% चांस तो क्या है, लड़का होने के हैं, और 50% चांस क्या है, लड़की होने। अब लड़का होगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है, अगर कि मेल में से कौन सा क्रोमोसोम आता है आपका, वाई क्रोमोसोम आता है। देखो अगर हम केस को समझे यहां से कि मेल ने दिया एक्स क्रोमोसोम, जो हम यहां से बात करें कि मेल ने क्या दिया, एक्स क्रोमोसोम, फीमेल ने तो एक्स ही देना है, तो हमारे पास देखो क्या आ गया, ये आ गया एक्स और एक्स। दूसरे केस में मेल ने फिर से एक्स दिया, यहां से फिर से वाई, एक्स डबल एक्स, यहां से अब वाई आया, और यहां से एक्स, फिर से यहां वाई आया, यहां से एक्स। तो यहां से अगर हम एक बात ध्यान से देखें कि अगर पेरेंट्स यानी फादर में से, मेल में से अगर वाई क्रोमोसोम आता है और फीमेल में से एक्स आता है, तो जो बच्चा होगा वो लड़का होगा। तो ये किस बात पे निर्भर कर रहा है कि जो मदर ने तो एक्स क्रोमोसोम ही देना है, क्योंकि मदर के पास तो जो क्रोमोसोम है वो क्या है, डबल एक्स, एक्स ही है, इसने तो एक्स ही देना है। अब लड़का किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर फादर यानी पिता अगर क्या दे, वाई क्रोमोसोम दे, तो मदर एक्स देगी, एक्स और वाई मिलके क्या बनेंगे, लड़का। तो लड़का होने की कंडीशन के लिए क्या है, क्रोमोसोम वाई, क्योंकि एक्स वाई का पेयर जब बनेगा तो लड़का होगा, और एक्स एक्स का जब पेयर बनेगा फीमेल, लड़की होगी। तो लड़का यानी लिंग निर्धारण में अगर आप देखें लड़का कब होगा, अगर जनक में से, पेरेंट्स में से फादर एक्स क्रोमोसोम देता है, मदर भी एक्स देती है, तो लड़की होगी। अगर फादर वाई क्रोमोसोम देता है तो लड़का होगा। तो लड़का होने के लिए जिम्मेवार कौन है, फादर है। अगर वो वाई क्रोमोसोम देता है तो लड़का होगा, अगर वो एक्स क्रोमोसोम देता है तो लड़की। लेकिन हमारे जो रूरल कल्चर में, गांव में जिम्मेवार किसको माना जाता है, लड़की को, जबकि लड़की ने तो एक्स क्रोमोसोम ही देना है, उसके बाद डबल एक्स है उसमें तो एक्स ही देना है। तो लड़का हो या लड़की होने का जो जिम्मेवार है वो कौन है, वो पेरेंट्स फादर है।
तो अगर वहां से वाई क्रोमोसोम आता है तो लड़का होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो लड़की होगी। तो आई होप आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। कल हम इस लेक्चर को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।